नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर, धाकड़ सलामी बल्लेबाज, उत्तर प्रदेश बीजेपी के मजबूत स्तंभ, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और मौजूदा वक्त में होमगार्ड्स विभाग के मुखिया चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। चौहान कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और कानपुर के घाटमपुर से विधायक कमल रानी वरुण के निधन की भी खबर सामने आई थी। कमल रानी वरुण भी कोरोना पॉजिटिव थी। राजनीतिक क्षेत्र में जनता से दूरी बनाना कोई सामान्य बात नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। और अगर आप मंत्री हैं, आपको सरकार चलाना है, तो हमेशा के लिए घर में कैद होकर बैठा भी नहीं जा सकता। कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते आंकड़ों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों का निधन लोगों को डराता जरूर है। तो अब सवाल यह है कि कोरोना से बचाव किस तरह से हो, क्योंकि वैक्सीन तो अभी हाथ में नहीं है। हाथ में अगर है तो सिर्फ बचाव है, लेकिन फिर भी तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस और इस महामारी का समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको हम चेतन चौहान की शख्सियत के बारे में बताते हैं। चेतन चौहान जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और दिग्गज राजनेता थे। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग की कमान उत्तर प्रदेश में वो संभाल रहे थे। अमरोहा के नौगांव सादात से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। चेतन चौहान का जन्म बरेली में हुआ था और इसके बाद उन्होंने 1969 में 69 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। 40 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले और बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने पहचान बनाई। उनके साथी सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने पारी की वो शुरुआत करते थे और कई शतकीय साझेदारियां भी उनके साथ निभाई। 25 दिसंबर 1969 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था। 13 मार्च 1981 को उन्होंने आखिरी मुकाबला अपना टेस्ट का खेला। 1 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे मैचेस में डेब्यू किया और 15 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे मुकाबला खेला। 91 से 96 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 98, 99 में भी लोकसभा के वो सदस्य रहे, यानी कि सांसद बने। तो बतौर सांसद भी क्रिकेट में योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय राजनीति है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वो इस बार के चुनाव में अमरोहा की नौगांव सादात सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल दी गई थी। जुलाई के महीने में उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद उन्हें पहले पीजीआई में एडमिट कराया। जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो फिर उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया, मेदांता हॉस्पिटल में, जहां से ये दुखद खबर सामने आई है। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि महामारी का समाधान क्या है। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज जी, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी, आपका भी स्वागत। और इस वक्त हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत उपाध्याय जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर मनोज मिश्रा, ये कितनी बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए है और आपकी सरकार के 2 मंत्री 2 हफ्ते के अंदर उनका निधन हुआ। कोरोना को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में, देश में कम गंभीरता बरती जा रही है? हालांकि मैंने ऐसा शुरुआत में कहा कि राजनीतिक लोग हैं और जनता से दूरी बनाना बहुत कठिन कार्य है, जिन लोगों की आदत हो चुकी हो कि वो जनता के बीच रहते हैं। देखिए राम मोहन जी, बहुत दुखद है और चेतन चौहान जी का जाना तो बहुत ही दुखद है। एक तो राजनीतिक शख्सियत भारतीय जनता पार्टी ने खोई, पूरे प्रदेश ने खोई, प्रदेश की जनता ने खोई, साथ में क्रिकेट की भी बड़ी क्षति है। तो जैसे और कोई राजनेता हो तो उसकी सीमाएं होती, वो प्रदेश के अंदर होता, देश के अंदर होता, लेकिन जो क्रिकेटर थे वो
ओपनर थे, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तो उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी जब गावस्कर के साथ होती थी तो हम लोग मन लगा के सुनते थे और तेजी से रन बनाते थे, ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो उनकी शख्सियत जो थी केवल उत्तर प्रदेश के मंत्री की हैसियत से नहीं, एक क्रिकेटर के हैसियत से प्रदेश, देश और पूरी दुनिया में थी। तो उनका चला जाना निश्चित तौर पर देश की जनता का, क्रिकेट प्रेमियों का, प्रदेश की जनता का, प्रदेश की सरकार का, पार्टी का एक बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा नहीं किया जा सकता। उनको सादर नमन, श्रद्धांजलि जी। ये तो चीज रही। दूसरी बात जो आपने कहा कि गंभीरता नहीं बरती जा रही है, तो मैं आज आंकड़े देख रहा था कि जो रिकवरी रेट है भारत के अंदर वो 72+ है % में, और जो मृत्यु दर है वो 1.94 कम होके आ गई है। योगी सरकार ने एक और लक्ष्य स्थापित किया है कि ये जो मृत्यु दर पूरे देश के सापेक्ष है, उत्तर प्रदेश में 1% के आसपास या उससे नीचे चली जाए, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए एक मौत भी चिंता का विषय होती है। हमारे देश के अंदर कोई मौत हो जाए केवल कोरोना के कारण, प्रदेश के अंदर कोई मौत हो जाए केवल कोरोना के कारण, तो बहुत दुखद है और हम उस हर मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं अपने को। और लेकिन चूंकि ना इसकी वैक्सीन बनी ना कोई दवा है, तो इसको संभावित दवाइयों और तरीके से ट्रीटमेंट या इम्यूनिटी बढ़ाकर किया जा रहा है। तो ये सरकार केंद्र के स्तर पर भी कर रही, प्रदेश के स्तर पर भी कर रही। अनुराग भदौरिया जी, एक बात और बता दूं, जी मैं आता हूं लौट के मनोज जी आपके पास, मैं आपके पास लौट के आता हूं। एक मिनट राम मोहन जी, एक मिनट। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। आपकी विपक्षी दल के नेता थे, लेकिन क्रिकेटर तो पूरे देश के थे, ओपनर तो पूरे देश के लिए वो रहे हैं। चेतन चौहान जी का जाना, उनसे पहले कमल रानी वरुण जी का जाना, अभी 15 दिन ही नहीं हुए, 2 अगस्त और फिर आज हम 16 अगस्त को दूसरी चर्चा कर रहे हैं। ये कितना दुखद है। और कोरोना को लेकर कुछ और कदम सरकार को उठाने चाहिए क्या? आपका क्या सुझाव है? देखिए, सबसे पहले जो चेतन चौहान जी का जाना, मुझे तो काफ़ी, जैसी मुझे खबर मिली तो मेरा एकदम धक से हो गया, क्योंकि मुझे याद है मैं रेडियो पे जब मैं नया क्रिकेट खेलना मैंने सुनता था कमेंट्री, तो रेडियो पे उसमें कमेंट्री आती थी, तो कितने रन मुझे याद है, 58 पे एक बार आउट हुए, एक बार 98 तक गए। हम हमेशा सोचते रहते थे इस बार हाफ सेंचुरी है, सेंचुरी बनेगी। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश से आते थे वो, इतने अच्छे क्रिकेटर थे। और क्रिकेटर के साथ साथ उनकी जो नेचर था वो मिलनसार बहुत था। हालांकि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने लगे, जो हम भी कभी मिलते थे, क्योंकि मैं भी स्टेट मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का पिछली सरकार में। तो जब मैं IGCL करता था, जब इनकी सरकार आई, तो मुझे जब भी मिलते थे तो मुझे एकदम गले लगाते थे, कहते थे कुछ नहीं यार, कुछ तो अच्छा काम आपने किया था स्पोर्ट्स में। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, इतना मैंने दुख महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग बार बार आते नहीं इस दुनिया में, इतने अच्छे व्यक्ति थे। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार एकदम गंभीरता से इसके ऊपर नहीं है। बातों में गंभीर है, आज जैसा सुना आपने, क्योंकि आज ऐसा दिन नहीं है, बातों में तो गंभीर है। अगर गंभीरता से होते तो शायद, अभी कह रहे थे रिकवरी रेट जनता की अपनी इम्यून सिस्टम, उनकी अपनी वजह से। आपने कौन सा उनको रोजगार दे दिया जो खा के अपने इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं? आपकी सरकार में तो बेरोजगारी बढ़ी है, बेचारे सब तकलीफों में जी रहे हैं, एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन हम इतना कहेंगे कि सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। सरकार अपनी दूसरी राजनीति को अलग कर दे, कुछ दिनों के लिए सत्ता की जो राजनीति है उसको अलग कर दे। कोरोना से लगातार जो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, आप देखिए 1,30,000 से भी ऊपर है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में, और 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। तो ये बहुत गंभीर विषय है। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी की मौत नहीं है, 2,000 लोगों की मौत है। तो ये चिंता का विषय है और सरकार को उसको गंभीर होना पड़ेगा। इस पर राजनीति की विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष इसलिए कह रहा है कि हमको आपकी आलोचना करनी है। आलोचना क्यों? 2,000 लोगों की मौत हो गई, ये आलोचना का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। 1,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है, चिंता का विषय है, आलोचना के लिए हम नहीं कह रहे हैं। इसमें कल कौन लोग होंगे, जैसा आपने देखा 2 हमारे कैबिनेट मंत्री इसमें इस कोरोना की वजह से चले गए। अगर सरकार को गंभीरता बरतनी है तो सरकार काम करे। आप देखो हर जिले में आप चले जाइए, CMO और DM की नहीं पट रही है आपस में। इस तरह का माहौल हो रहा है कि आप देखिए लोग हल्ला मचाते हैं, हॉस्पिटल में प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। अरे हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, हमने बना के दिया, तो कम से कम समाजवादी ने बनाया, तो आप उसमें वेंटिलेटर तो लाइए। इन वेंटिलेटर की आपने देखा होगा क्या हालत है। 200 वेंटिलेटर कब आने थे? मार्च महीने में ऑर्डर दिया था, जो उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल सप्लाई डिपार्टमेंट है जिसको खरीदना था। अब जाके टेंडर हुआ है। सोचो इतने दिन तक तो मुख्यमंत्री ने उसकी इंक्वायरी बैठाई, तो मैंने बोला इंक्वायरी बाद में कर लेना, पहले टेंडर हो जाने दीजिए। कम से कम हम कहते हैं जो भी अधिकारी गलती है
सजा देते रहना इनको, लेकिन वेंटिलेटर तो आ जाए ना। नहीं, अगर नहीं आएंगे तो उसकी वजह से लोग रोज 4-5 लोगों की मौतें हो रही, वो तो रुकेंगी। तो कम से कम सरकार अगर गंभीर होती तो अब तक ना जाने कितने वेंटिलेटर आ गए होते। आप उसके टेंडर में ही कमियां निकालने में लगे। कब तक कमियां निकालोगे भाई? अगर 4-5 महीने तक कमियां ही निकालोगे, इसकी आवाज इनके विधायकों ने और इनके एमपी साहब ने भी उठाई हरदोई के कि हम भाई हमने अपना फंड दे दिया, उसके बाद भी इक्विपमेंट नहीं खरीदे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार अधिकारियों के भरोसे ना रहे। आप अगर जब तक अधिकारियों के भरोसे रहोगे, जब तक आप अधिकारियों के थ्रू सरकार चलाने की कोशिश करोगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकारी को इलेक्शन नहीं लड़ना है, इलेक्शन तो जनप्रतिनिधि को लड़ना है, इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। अगर आप अधिकारी के भरोसे सरकार चलाने की कोशिश करोगे तो यही होगा जो हो रहा है। आप लगातार चाहे अपराध बढ़ेगा, चाहे हत्याएं बढ़ेंगी, कोरोना केसेस में इक्विपमेंट नहीं आ पाएगा, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था हो पाएगी। देखिए, नहीं, एक सेकंड और दे दीजिए। देखिए, ये जितने डीएम और जितने सीएमओ आते हैं, ये सब जुगाड़ लगा के अपनी पोस्टिंग लेते हैं। इनको जनता का ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप इन अधिकारियों को भरोसे मत पड़िए। ये ऐसा हल कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश में जो आज जंगल राज चल रहा है ना, उससे भी बुरा राज कर देंगे। अजय उपाध्याय जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेतृत्व के लोगों पे नहीं, तभी आप संभाल पाएंगे, वरना नहीं संभाल पाएंगे उत्तर प्रदेश को। अजय उपाध्याय जी, जनता का एक आम परसेप्शन होता है कि जब नेताओं के दिल पे गुजरेगी तब उन्हें संभवतः पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन इस महामारी की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है कि गंभीरता की कमी कहीं नजर आ रही है, या फिर चूंकि बीमारी इतनी विकराल है, महामारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है और बचाव सिर्फ दूरी बनाना ही है, घर में बैठना ही है? पहले तो मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वाकई चेतन चौहान जी का एक व्यक्तित्व अपना अलग था। भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, क्रिकेटर के हैसियत से उनका मैं बड़ा सम्मान करता था। और अमरोहा से चूंकि वो सांसद थे, कहीं ना कहीं मेरा भी लगाव अमरोहा से रहा है, तो उनसे मिलने का भी एक आध बार मौका मुझे मिला। बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे, बेहद दुखद लगा है और वाकई हम सबके लिए पीड़ादायक है कि ऐसे व्यक्ति का भी जो आज हम लोगों के बीच से जाना, जो कोरोना के कारण चला गया। और ये कोरोना का कहर क्या पता कहां कहां तक जाएगा। जिस तरह आपने अभी एक प्रश्न किया कि ये कोरोना का तो अब धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे जाने लगा, और व्यवस्था की बात जहां तक आपने की, इस त्रासदी की और इस महामारी की मतलब जो मारक क्षमता है उसका तो आपको भी पता है कि किस तरह से हमारे लीडर्स माननीय राहुल गांधी जी ने फरवरी मार्च से ही शुरू कर दिया था लगातार बोलना। और जब वो बोलते थे तो भाजपा के मेरे साथी सहयोगी जो भी थे वो सभी मजाक उड़ाने का प्रयास करते थे, यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व भी ऐसा करने का प्रयास लगातार किया। राहुल जी का सिर्फ यही कहना था कि समयबद्ध सीमा के अंदर चूंकि ये इतनी महामारी बड़ी है तो इसका आप धीरे धीरे जो है इसके लिए व्यवस्था कीजिए और थोड़ा एक्टिविज्म बढ़ाइए। जब आपने पूर्ण लॉकडाउन किया, बिना तैयारी का पूर्ण लॉकडाउन हुआ, उसके भी नतीजे देखे। उसके कारण हजारों लाखों लोग किस तरह से अपने अपने गांव की तरफ मुड़े, और वो भी एक कारण कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे मजबूरी में बना। जब जाने की बात आती है कोरोना के उस दौड़ में, तो मजदूरों का हालत पैदल चल रहे थे, और जब गाड़ी तक सेवा देने की बात हमारे नेतृत्व ने की तो उसमें भी आपने राजनीति की। चलिए कोई बात नहीं, पुराने दिनों को हम भूल जाते हैं। अब जो वक्त आ गया है, कम से कम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार गंभीरता से इस पूरे मायने को ले। इसमें ये मत देखे कि ये 1% के नीचे आ जाएगा, 2% के नीचे आ जाएगा। जो संक्रमण बढ़ रहा है, यदि वो संक्रमण बढ़ता रहा, और सबसे दुखद है कि युवा वर्ग का संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि युवा वर्ग बाहर निकलकर काम करने को मजबूर है, उसको काम मिल नहीं रहा है। जब वो बाहर निकलेगा, परेशान होगा, उसके पास साधन संसाधन नहीं है, तो निश्चित तौर पे होगा। अभी भी सरकार को आर्थिक सहायता कम से कम मध्यम वर्ग के युवाओं को और निम्न जो श्रमिक वर्ग है उसको कम से कम कुछ राहत मिले, ताकि बेवजह उसको बाहर निकल करके अपने पेट के लिए, भूख के लिए, निवाले के लिए परेशान न होना पड़े। और सरकार जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, आत्मनिर्भर लोगों को छोड़ दी है, तो प्लीज आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि वो लोगों को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के मामले में मत छोड़ दे। सरकार का जो ड्यूटी है, दायित्व है लोगों के जीवन की सुरक्षा, उसके लिए कटिबद्धता शो करे, और सिर्फ बातों से नहीं, वो दिखना चाहिए ग्राउंड पर, ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर। आप जाकर देखिए हालात क्या है, कहीं कोई सुविधा टेस्टिंग की नहीं है। जी डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, विपक्षी दल हैं वो आपकी सरकार से व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और है जो
इन दोनों घटनाओं से सामने आया है कि न तो चेतन चौहान साहब के पास आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई दिक्कत थी, न कमल रानी वरुण जी के पास कोई आर्थिक रूप से दिक्कत थी। उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिला भी है और मिल भी सकता था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुख्य बात यह है कि संक्रमण फैलने से रुके, क्योंकि कब किसको होगा, किसकी जान जाएगी, यह हम कह नहीं सकते। उसमें आर्थिक दिक्कत, इलाज कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा। तो संक्रमण कैसे रुकेगा, इसकी तरफ क्या आप काम कर रहे हैं? देखिए राम मोहन जी, आपने एक सुझाव मांगा था समाजवादी पार्टी के मित्र से और कांग्रेस के मित्र से, वो राजनीति करने लगे। हमने जब पहली बार मेरा नंबर आया था तो हमने राजनीति की कोई बात नहीं की थी, जो इंटरनेशनल डाटा है उनको रिप्रोड्यूस किया था। तो एक चीज़ ये है कि राजनीति से ऊपर उठ के विषय है। समाजवादी पार्टी के मित्र सदैव यही बोलते हैं, जब भी मैंने इनके साथ कोरोना पर डिबेट करी तो यही विषय वो बार बार उठाते हैं। आज तक वो सकारात्मक सुझाव नहीं दे पाए, ना सरकार को ना किसी को, और ना कोई सकारात्मक काम किया। अब आप एक बताइए, जिस समय कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान में, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारी है, केवल एक टेस्टिंग लैब थी। सुनिए, वेंटिलेटर खरीदिए। सुनिए, अब आप बोल रहे जी अनुराग जी, मैं तो सजेशन ही दे रहा हूं, मैंने तो बुराई नहीं की आपकी। मैंने कहा बुराई की, मैंने बोला नहीं तो आप भी नहीं सर, आपका जब नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। आपने कहा कि हमने राजनीति, जब आपका नंबर आया सारे सुझाव बताइए। मैंने वेंटिलेटर खरीदने की बात आपको बोली, हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था की बात की, तो आप कह रहे हो हम राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति आज नहीं करना चाहते, लेकिन जब किसी की मौत होती है कोरोना से तो तकलीफ यहाँ होती है तकलीफ। आपको तकलीफ नहीं होती है तो बात कंप्लीट कर ले मनोज जी, फिर आपकी बारी आएगी। और आपको मैं राजनीति कर रहा हूँ। 130 लाख यानी 130, ये गलत बात है। 1 लाख ये गलत बात है। फिर हम राजनीति कर रहा हूँ, इसको राजनीति नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पॉजिटिव राजनीति। हो रही तब आप बात कर रहे हैं अनुराग, आप फिर मैं सजेशन को सुनना बोलते हैं, आप कमाल है भाई। ठीक है मनोज मिश्रा जी, कंप्लीट कीजिए, फिर अनुराग जी के पास वापस आओ। पूरा देश और प्रदेश देख रहा है आपके, मुझे मौका ही कहां मिला ये बीच में बोलने लगे। आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन ये पहला केस रिपोर्ट हुआ था, हिंदुस्तान में एक टेस्टिंग लैब थी, आजकल 1400 टेस्टिंग लैब हैं। सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर एक भी नहीं बनता था। आज हम सैनिटाइजर और मास्क के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात पर आए आप, कि जिस समय कोरोना का केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुआ था वेंटिलेटर की, अब वेंटिलेटर हर जिले में पहुंचा दिया गया, 2 नेट मशीन हर जिले में पहुंचा दी गई, और जबरदस्त तरीके से टेस्टिंग लगभग 1 लाख के आसपास है, कभी थोड़ी कम होती, कभी थोड़ी ज़्यादा होती। तो जो कहा जाता है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, तो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मित्र, तो मुझे एक याद है कि एक चैनल पर डिबेट हुई थी, जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक प्रसव जो है ऑपरेशन अस्पताल में, जिला अस्पताल में मोमबत्ती की रोशनी में किया गया, तो इस पर एक डिबेट हुई थी एक चैनल पर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता, 4 दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता, या 4 महीने में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे 70 साल लगातार अगर विकसित किया जाता तो आज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मिलता। उसमें कांग्रेस भी दोषी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी दोषी है, उसमें बसपा भी दोषी है, और सारे लोग दोषी है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग आज तक खड़ा नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी 3 महीने में या 3 साल में, 4 महीने में क्या कर लेगी? अब अनुराग भदौरिया जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी हाँ, उपाध्याय जी 1 सेकंड। आपके लोग थे उपाध्याय जी 1 सेकंड। अनुराग जी, हेलो जी जी बोलिए। मैंने आपको देखिए, मैंने बोला, ये अभी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में डेवलप नहीं किया जाता। मैं बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र रूप से बोल रहा हूं, अगर 3.5 साल में आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो सरकार से हट जाइए। अरे हमने 2.5 महीने में यहाँ पे 350 किलोमीटर रोड बन गई, यहाँ पे 5 साल सरकार रहे, यहाँ ना जाने कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन बन गए, और आप कह रहे हो एक दिन में हॉस्पिटल नहीं बनता। अरे आप तो वेंटिलेटर नहीं खरीद पा रहे हो, हॉस्पिटल क्या बनाओगे? खाक। हॉस्पिटल बनाने का आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब तक ना जाने कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए होते, लेकिन बनाने का आपने तो गड्ढा मुक्त करने की 6 महीने की बात की थी। यहाँ तो 3.5 साल गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, रोड में गड्ढे हो गए, और गड्ढे में रोड है ये नहीं पता चल रहा है। आप कम से कम कार्य नहीं, काम करने के अंदर में जज्बा लाइए। आप जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए और उसके ऊपर उठ के सोचिए। हमने मेट्रो लाके खड़ी कर दी, और मात्र 5 साल में मेट्रो चलने भी लगी। आपकी बहुत अरे हमने बनाया, रामनवली हॉस्पिटल बनाया, हमने सैफई मेडिकल कॉलेज बनाया।
अरे जब बता आपकी तो रहा हूं। सक्षम सरकार थी, आप अरे फिर बार वही बात करने लगे, आए माए साहेब बकने लगे। यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप दंगे की बात करने लगे। इसीलिए कह रहे हैं जाति धर्म की राजनीति जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपको जाति धर्म की सोचने से ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग विकास की बात करते हैं, आप दंगे की बात करते हैं। हम यहाँ रोजगार की बात करते हैं, आप नफरत की बात करते हैं। हम आदमी के सम्मान की बात करते हैं, आप आदमी के अपमान की बात करते हो। हमारे आपकी सोच में यही फर्क है कि हम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप नफरत के डेवलपमेंट की बात करने लग जाते हो। हमारे आपकी सोच में फर्क है ना। देखिए हम समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के वापस आऊंगा इसी डेवलपमेंट पर, कैसे एजुकेशन में इस बात पर फिर वापस लौट आऊंगा कि ये संक्रमण की रफ्तार की परिवार रुकेगी कैसे। जनता ने अजय उपाध्याय जी, आपको राजनीतिक तो आरोप है, आप बीजेपी पर लगाइए, वो आपके ऊपर लगाएंगे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप कहेंगे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ढंग से काम नहीं कर। कोई विकल्प आपको दिखता है जो संक्रमण को रोक सके? क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऐसे तो 70% से ज्यादा लोग हैं, बहुत से मेरे भी मित्र हैं, ठीक हो गए भगवान की कृपा से, लेकिन जो नहीं हो पा रहे हैं उनका तो कोई उपाय दिखता नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा इलाज भी उन्हें बचाने के लिए इस वक्त बिना वैक्सीन के नाकाफी है। तो सबसे बेहतर तरीका संक्रमण को रोकना हो सकता है। कुछ उपाय आपको नजर आता है, कोई आप अगर बताना चाहें? देखिए, पहली बात है कि सरकार को निश्चित तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो बेवजह में लोग जो है भ्रमण के दौड़ में हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर स्थानीय स्तर पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने शुरू से ही कहा था। क्योंकि संक्रमण तो लोगों से ही बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं फैल रहा है, तो जितना हो सके इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध आवश्यक, अति आवश्यक प्रतिबंध जरूर लगने चाहिए। साथ में जागरूकता भी होनी चाहिए। तीसरी बात है, मास्क लेकर के बहुत सारे लोग नहीं चल पाते, नहीं पहन पा रहे हैं, उस पर भी कुछ कार्रवाई सरकार यदि कर सके तो करनी चाहिए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सरकार का सकारात्मक कार्य क्या है। सरकार यदि सकारात्मक ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी, अभी भाजपा के जो साथी हैं, अभी क्या उन्होंने कहा, कांग्रेस और विपक्षी दल सहयोग की बात नहीं करते सकारात्मक। हम तो मार्च से, फरवरी से हमारे नेता लगातार बोलते रहे, लॉकडाउन के दौरान जब मजदूरों की बात आई लगातार हम सहयोग करते रहे। हाँ, और जहां गलती आपने की, एक प्रतिपक्ष के नाते हमारा दायित्व था, हम लोगों के आवाज को आपके पास लाने का प्रयास किए। अलग बात है आपने तानाशाही की और हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अभी सपा के साथी भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, चलिए वो अच्छी बात है, तो लगातार बोलते हैं भदौरिया जी, लेकिन इनके नेता जब सारी लड़ाई हो रही थी तो न इनका नेता कहीं रोड पर दिखा, न कार्यकर्ता दिखा। आज भी जनता की आवाज इनको नहीं दिखती है। क्या पता भाजपा का कैसे बी टीम की तरह ये लोग खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के जान की आज पड़ी है, आज जान बचाने की जरूरत है। और सरकार यदि फेलियर है तो बोलना होगा, आपको आवाज उठानी होगी कि फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात, सहयोग की बात है, सरकार सर्वदलीय बैठक करे। आज 1.5 लाख लगभग हो गया, 5वां नंबर पर आ गई पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार। कोरोना संक्रमण के दौर में 1.5 लाख प्लस हो गया है। और बात क्या हो रही है, वही आत्मनिर्भर हो जाइए, स्वयं पर छोड़ दिया, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो शुरू में कुछ प्रयास भी कर रही थी, अब छोड़ दी है, ढील दी है कि अब लोग करें जो अपना, जो मरना है मरे, जो जीना है जिए। ऐसे कैसे होगा? उन लाखों गरीबों का आप सोचिए तो, जिनके पास पेट में निवाला नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है राममोहन जी कि कम से कम यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी है। अब उसका भी क्रेडिट आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए क्रेडिट है। अनुराग भदौरिया जी आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, आपने कहा कि सड़क पे नहीं उतरते। अनुराग भदौरिया क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है वो थोड़ा सा आवेश में थोड़ा अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं बोलते बोलते। उनको पता नहीं किस क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। समाजवादी की बात करने के पहले भी उनको 20 बार सोचना चाहिए था कि समाजवादी है जो संघर्ष करती है। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ने की किसी में हिम्मत है, हमने कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की मदद की, चाहे वो बिहार की बेटी हो जो यहाँ से साइकिल चला गई थी, हमने उसकी आर्थिक मदद की। और यहाँ पे जो लोग एक्सीडेंट से, जो लोग उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति अगर गुजरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने उसको बाकायदा 1 लाख रुपए देके उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इसलिए हमारे बारे में बोलने के पहले 20 बार सोचा। खाली आवेश में मत बोल दिया करो कि अब टीवी पे बोलना है, इसलिए कुछ समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना है तो आए बाएं साएं कुछ भी बोल दीजिए। भाई थोड़ा सा सोच समझ के आए बाएं साएं बोलने से काम नहीं चलता है। हमारा काम आपको दिखाई पड़ता है ना, नहीं आपको दिखाई, अरे आपका
नेता क्या करता है, किसी को छुपा हुआ नहीं। तो आपके नेता क्या करते हैं बता दीजिए, आप क्या करते हैं बता दीजिए। आपका सत्ता आ जाए, इसी के आप लोग शिकार, सत्ता का शिकारी बनना चाहते हैं। तो सत्ता का शिकारी बनने से पहले इस तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए मादा रखनी होगी। आप भूल जाते हो क्या आपके नेतृत्व को रोड पे आकर के लड़ना होगा। एक एक करके उपाध्याय जी लगना चाहते, क्योंकि एक एक करके हमें अजीब सा लगता है। मैं बोल रहा हूं तो आप चुप हो जाइए थोड़ी देर। अरे आपने बोला, मैंने सुना, इतना भी आपके अंदर कुब्बत नहीं है कि दूसरी की सुन लें। इससे पता चलता है मैं सुन रहा हूं, लेकिन सच्चाई को बोलिए। मैं बोल रहा हूं भाई भदौरिया जी, आप भी तो इस चीज को फॉलो करिए। जब कोई दूसरा बोलता है आप बीच में बोलने लगते हैं। भाजपा से ईमानदारी आप भी तो इस चीज को फॉलो करिए। आपके उपदेश देते हैं, खुद कुछ नहीं करते। देखिए बीजेपी को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को बोलो तो। अब आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी की मदद कांग्रेस कैसे कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को तो दर्द है। दोनों देखो, जैसे मैंने बोला, दोनों को दर्द होने लगा पेट में। बीजेपी को भी दर्द हो रहा है, कांग्रेस को भी हो रहा है। तो बधाई हो, आप लोग आपस में सेटिंग रखते हो, अच्छी बात है। दर्द है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। कांग्रेस बीजेपी की सेटिंग अच्छी बात है। आपके दर्द होगा जब समाजवादी बोलेंगे। समाजवादी ने जो एक्सप्रेस और समाजवादी ने जो डेवलपमेंट करके दिखाया है, आज भी समाजवादी का काम दिखाई पड़ता है। आज भी समाजवादी का काम रोड पे है, जो समाजवादी ने करके दिखाया है। और विपक्ष भी इस बात को गाता है और बीजेपी भी इसी बात को यूज भी करती है। अभी आपने देखा होगा, जब भी दिल्ली से आना होता है तो एक्सप्रेस वे काम आता है कि नहीं आता है। जब भी आज कोविड के समय में हमारे बनाए हॉस्पिटल काम आते हैं कि नहीं आते हैं। आज मुसीबत के समय में जब भी आपको जल्दी कहीं पहुंचना होता है, मेट्रो काम आती है कि नहीं आती है। आज भी देखो, पुलिस को बुलाना पड़ता है 100 डायल की नहीं बुलाना पड़ता है, बता दीजिए। तुरंत 100 डायल आदमी करता है, भले आपने कर दिया। अनुराग भदौरिया जी, 1090 जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन सवाल इसके आगे का है हमारे प्रदेश के अंदर में। आप बताइए, हमने महिला ये तो आपने 3 साल पहले बना दिए, जितने आप नाम गिना रहे हैं। किसका नहीं, कि इसके आगे का सवाल है कि मौजूदा वक्त में क्या किया जाए। जब सरकार होगी तभी मौजूदा वक्त में क्या किया जाए। नहीं, उसकी मेरा सवाल जो आज की चर्चा, मौजूदा संक्रमण कैसे रुके, क्योंकि जो हॉस्पिटल तक पहुंच रहा है उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, ये उसकी इम्यूनिटी पे निर्भर है। मैं बोल तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी समाजवादियों ने बनाया हुआ उसको अपडेट कर दें। जो हॉस्पिटल्स हमने बनाए उसमें अपडेट कर दें, अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट कर लें, वहाँ पे साफ सफाई कर लें, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर लें, क्वारंटाइन सेंटर अच्छा कर लें, पीपी किट जो ले आए वो अच्छी क्वालिटी की ले जाएं, वेंटिलेटर यहाँ पे जो वेंटिलेटर अच्छे प्रोवाइड करें, और एम्बुलेंस जो हमने इनको 108 दिया है बना के उसको अपग्रेड कर दें। पुराने हो गए हैं, उसको अपग्रेड कर दें, थोड़ा अपग्रेड करके जैसे कोई फोन करे 108 फोन उठ जाए, उठने के बाद तुरंत पेशेंट को लेके और अपना, और रोड थोड़ी अच्छी कर दें। जो हमने बनाई थी रोड चमचमाती हुई जिसमें गड्ढे हो गए हैं, वो गड्ढे खत्म कर दें, जिससे आदमी टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए। यही तो इनको करना है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। बस अभी देखिए, इनसे पूछा जाएगा तो क्या, अरे जाति धर्म की बात करने लगे। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विकास कैसे होगा, मुजफ्फरनगर दंगा। अरे हर चीज का सोल्यूशन खाली जाति धर्म की बात होगी क्या? हर चीज में आपको खाली वही आपको दिखाई नहीं पड़ता कि डॉक्टर मनोज मिश्रा 13 साल की बच्चियों का हाथ फोड़ दी जा रही है, और डॉक्टर मनोज मिश्रा कर दी जा रही है। अन्याय करने के बाद 6 साल की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम तो आज ये घटना नहीं उठाना चाहते थे, हम तो नहीं उठाना चाहते थे कि डॉक्टर मनोज मिश्रा जी थाने से भाग जा रहे, अपराधी फरोती का पैसा, आप सारे काम, सारी बातें आप अनुराग जी कह देते हैं और कहते हैं मैं ये नहीं उठाना चाह रहा हूं, काम कीजिए। मैं ठीक है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मेरा जो सवाल है वो अभी वहीं पे है। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि संक्रमण को रोकने के लिए कोई विकल्प बचा है कि नहीं बचा है, क्योंकि 25 लाख से ज्यादा केस हैं देश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। अब रिकवरी रेट जिनका अच्छा इम्यूनिटी पावर है वो तो जिंदा है, वो बच जाते हैं, रिकवर करके वापस अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन जो कमजोर हैं उनके लिए तो कोई इलाज काम नहीं आ रहा। मेदांता से अच्छा अस्पताल या पीजीआई लखनऊ से अच्छा अस्पताल और कहां से लाएंगे? राम मोहन जी, हम लोग देखिए, मैं सकारात्मक बात करता हूं, मेरी पार्टी सकारात्मक बात करती जी जी। ये जो अभी अनुराग भदौरिया जी ने जो गिना दिया, अगर सब इतने ही अच्छे काम थे तो इनको 47 पे उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों सिमेट दिया? क्यों लोकसभा में 5 ही बने रहे? अगर इतने अच्छे काम थे और जनता कन्विंस थी तो इनको तो बहुमत से आना चाहिए, 300 कुछ को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी होने चाहिए थे। सच बात यह है
कि अगर आपको देखो तो जातिवाद के इन्होंने आयाम तय किए, परिवारवाद के आयाम तय किए, क्षेत्रवाद के आयाम तय किए, भ्रष्टाचार के आयाम तय किए। आप उस समय की भर्तियां देख लो, एक ही जात की भर्तियां निकलती थी और सब उसके अलावा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हटाया गया माननीय न्यायालय के निर्देश पर, कई भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष न्यायालय के बोर्ड पर हटाए गए। भर्तियों का रिकॉर्ड देखिए आप, जिस पर बाकायदा सीबीआई जांच की बात हुई। तो ये कहते हैं कि अगर इन्हें इतना अच्छा किया जैसा कि अनुराग जी भी बोल रहे थे, तो प्रदेश की जनता ने इन्हें क्यों हटा दिया? इनको रखना चाहिए था अनंत काल तक। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस थी उत्तर प्रदेश में, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता खुश थी। अगर तो उसे रखना चाहिए, क्यों हटा दिया भैया? ठीक, क्यों हटा दिया? तो ये एक प्रश्न है प्रदेश की जनता के सामने। दूसरी जो बात आपने कही कि जो क्या करना चाहिए, तो इसमें जो करना था, ये आप बात सुनिए, अब आप अभी आप रोक रहे थे, आप भदौरिया जी अभी आप कह रहे थे बोलना नहीं चाहिए, जब हम बोल रहे तो आप लगातार रटा हुआ भाषण बोलते हैं। आप इनको राम मोहन जी रोकिए, ये लगातार बोलते हैं भाई, बोलने नहीं देते किसी को। इनके शोर मचाने की और हल्ला बोल की आदत है इनकी। ये प्रेस में भी हल्ला बोल चुके हैं, हमारे ऊपर भी हल्ला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इनका कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, ये लगातार कुछ भी बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी और अजय उपाध्याय जी, अनगाइडेड मिसाइल है। आपको सेशन दिया था कि 100 डायल आप ठीक कर दीजिए। जी, आपको सेशन दिया था अनुराग भदौरिया जी और व्यवस्थित कर दीजिए। आप सुनिए तो, ठीक है अजय उपाध्याय जी, सरकार आपकी है। आप तीनों मेहमानों को यह समझना चाहिए कि आज चर्चा का संदर्भ हम कहां से ले रहे हैं। संदर्भ ले रहे हैं चेतन चौहान जी के निधन से, कमल रानी वरुण जी के निधन से। तो उस बात को थोड़ा सा धैर्य रखते हुए तीनों वक्ता जो है अपनी अपनी पार्टी के, मनोज मिश्रा जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या संक्रमण रुकेगा, कोई विकल्प बचा है कि नहीं बचा? जवाब देना चाहते थे। देखिए राम मोहन जी, पूरे विश्व स्तर को अगर स्टडी करें, देश के अंदर स्टडी करें, प्रदेश के अंदर स्टडी करें, तो आज की तारीख में वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन भारत के 3 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल कंपनियां वैक्सीन बनाने की तरफ अग्रसर है। जल्दी घोषणा हो जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जाता। लेकिन तब तक जीवन और आजीविका के बीच तादाद में बिठाना भी जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि जो 3 मानक बताए जाते हैं कि आप मास्क लगाएं, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तीसरा हाथ जल्दी धोएं। इसके अलावा चौथा विकल्प मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं है। हाँ, आयुष मंत्रालय ने एक विकल्प जरूर दिया है कि काढ़ा बना के पिएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो ये जो आयुष मंत्रालय को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने काढ़े का प्रचार प्रसार जम के किया, और मीडिया को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। उसने इस चीज को जनमानस तक पहुंचा दिया। मैं अभी जहां रहता हूं कानपुर में, वहां की बात बता रहा हूं, मुझे 90% लोग मास्क लगाए दिखते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग पूरी करते हैं। फिर भी अगर ये कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना महामारी है, स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं है, सबको स्वीकार करनी चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में रुक जाए, पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका जैसा राष्ट्र जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, या जितने विकसित देश हैं। लेकिन मनोज मिश्रा जी, क्या वाकई, लेकिन आप देखिए आपने क्या किया जी, नहीं, क्या वाकई इसमें नेता लोग उतने गंभीर हैं? मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूं क्योंकि मैं बगल के प्रदेश में देखता हूं, मध्य प्रदेश में, जहां 27-28 सीटों पे उपचुनाव की नौबत है, वहां चाहे आपकी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, वो अभी भी जनसभाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो कम से कम 700-800 लोगों के बीच में थे, उनमें से आधे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, बिल्कुल बगल में बैठे। तो राजनीतिक दल अपनी वो प्रतिबद्धताएं भी ऐसे वक्त में नहीं छोड़ सकते। एकदम आप ठीक कह रहे हैं राजमोहन जी। बिहार में भी ये बात है, राममोहन जी, एक बात आपकी ठीक है, एक सेकंड, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उपाध्याय जी इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आता हूं मिश्रा जी आपके पास। सुनिए अजय उपाध्याय जी, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है, मेरा सुन लीजिए। मैं आ रहा हूं मिश्रा जी आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। उपाध्याय जी, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस पार्टी के भी कोई व्यक्ति यदि इस तरह कर रहा है तो मुझे लगता है अच्छा नहीं है। पब्लिक जो SOP है उसका मेंटेन रखना चाहिए। बिहार में अभी चुनाव होना है और आप देख रहे हैं किस तरह से भाजपा और इनके साथी सहयोगी जो JDU है, बिहार में आज 4-5वें नंबर पर बिहार भी पहुंचने वाला है। वहां भी टेस्टिंग का हाल वही है और वहां चुनाव के लिए बेचैन है वहां की सरकार। अभी भी मुखिया वाला चुनाव आयोग का घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं लोग किस तरह से हर जगह हुजूम में खड़े हैं। तो सरकार को भी और आम लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटिकल
लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो एसओपी है वो मेंटेन रहना चाहिए। यदि नहीं मेंटेन रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। कोरोना काल में वैसे कुछ काम जो है सरकार को दिखावे में जो कर रही है, उन कार्यों को फिलहाल रोक दे भाई। अभी कोरोना की लड़ाई में कोरोना से संबंधित जो भी जरूरत की चीजें हैं लोगों की, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर के काम करे कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो। बाकी अपना पीठ थपथपा लेगी बाद में। डॉक्टर मनोज मिश्रा, अब इस पे आप जवाब दीजिए जरा कि नेता लोग अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, जितना हो सके उतने काम करें जरूरत के, जो गैर जरूरी है उन्हें छोड़ दें। एकदम सही बात है, होना ही चाहिए। मिश्रा जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो चुनाव वाली बात कही, ये चुनाव आयोग का निर्णय है, सरकार का निर्णय नहीं है। ये चुनाव आयोग सर वहां पे अभी चुनाव डिक्लेयर थोड़े हुए हैं। निर्णय लिया कि उपचुनाव कराए या बिहार के चुनाव कराए, डिक्लेयर थोड़ी किया उपचुनाव अभी वहां पे, वो तो पहले अपनी कसरत में लगे हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने संकेत दिए, सुनिए 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 राम मोहन जी, चुनाव आयोग बराबर संकेत दे रहा कि समय पर चुनाव होंगे। तो उनके कई बार स्टेटमेंट आए हैं, चुनाव आयुक्त का स्टेटमेंट आया कि समय पर चुनाव होंगे। तो एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो या किसी प्रदेश की सरकार हो, हम उसमें कांग्रेस को भी शामिल करते हैं, हम उसमें आपकी दिल्ली की सरकार को भी शामिल करते हैं कि वो लोग प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं और वो लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली में जब कोरोना अनियंत्रित हो गया था, तब श्रीमान अमित शाह जी के हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने बाकायदा की स्ट्रेटजी बना के दिल्ली में जो बढ़ने की दर थी कोरोना की, उसको नियंत्रित कर लिया और थोड़ा डाउन होने लगा। तो ये कहीं कहीं आप देखिए, तो ये कहीं पर कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा कि आप हर समय राजनीति करें। हमने किसी की आज तक बुराई नहीं करी। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की हाल सारा देश जानता, सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित है, किस पार्टी की सरकार है। दिल्ली में दूसरे नंबर पर किस पार्टी की सरकार है। तो ये सब सरकारों का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। और मानवता के विषय में केंद्र सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसमें सारे राजनीतिक लोगों को निष्पक्षता के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ जागरूकता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये समझिए, मैंने जितने भी केस देखे, मेरे कई मित्र कोरोना पॉजिटिव हुए, बाद में ठीक होके आ गए। तो अनुराग भदौरिया जी पर निर्भर करता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, माहौल बना रहे। अनुराग जी बोल सकते हैं, बोलिए। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही नहीं, ये कह रहे हैं कि वहां पे हस्तक्षेप हुआ तो दिल्ली में कंट्रोल हुआ। अरे भैया प्रभु, हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के, उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं? क्यों यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? तो यहाँ पे क्यों आपने चुप बैठे हैं? यहाँ भी हस्तक्षेप करवाइए, यहाँ भी रुकवाइए, आपकी भी जिंदगी बचेगी, हमारी बचेगी और हमारे भाइयों की बचेगी, बहनों की बचेगी। यहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक कर पा रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं आप वेंटिलेटर मंगवा पा रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं दवाई की व्यवस्था हो रही है? यहाँ पे क्यों नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पा रही है? यहाँ पे क्यों नहीं आप अपग्रेड कर दे रहे हो सारे हॉस्पिटल्स को? यहाँ क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप दिल्ली का एग्जांपल दोगे, उत्तर प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दोगे? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां तो आपकी सरकार, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। इसके मतलब आप दूसरी सरकार की तारीफ करोगे? उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे ही बैठते रहे, ऐसे ही बीमार होते रहे, मरते रहे, इसके भगवान भरोसे छोड़ दिया क्या उत्तर प्रदेश को? क्या आप वहां पे हस्तक्षेप किया उन्होंने? आप कहते हैं गृह मंत्री जी ने, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए गृह मंत्री जी से कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप ही आइए यहाँ हस्तक्षेप कीजिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश लोगों की जाने तो बचेंगी। राजनीति हम सब बाद में करते रहेंगे, हम आप जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे ना। इसलिए जिंदा रहने के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए, कम से कम आइए। यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आइए यहाँ पे हस्तक्षेप कीजिए, जिससे हम लोग कम से कम जिंदा रह पाए, उत्तर प्रदेश जिंदा रह पाए। ये तो एक तो कोरोना से मौत हो रही है, दूसरे आपने अपराधी पे कंट्रोल नहीं है, जंगल राज बना दिया है, वहां गोलियों की बारिश हो रही है, ऊपर से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप बताइए, किसी फ्रंट पे आपने छोड़ा है? अपराधी बेलगाम, महिलाओं पे अत्याचार, आदमियों को यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही हैं, चोरी डकैती अपहरण, और कोरोना काल से मौतें और परेशान। कौन सा फ्रंट आपने छोड़ा है? बेरोजगारी से मौतें हो रही हैं, बेरोजगार किसान आत्महत्या कर रहा है। कहीं तो शांति दोगे कि नहीं दोगे? किसान आत्महत्या करे, बेरोजगारी से आत्महत्या करे, कोरोना से मौत, अनुराग भदौरिया जी से मौत हो जाए, बच्चों के साथ अन्याय हो जाए, बच्चियों के साथ अन्याय हो जाए, किस फ्रंट पे आपने छोड़ा बता दीजिए। मनोज मिश्रा जी, राम मोहन जी,
इनका ये रटा हुआ भाषण मैं 10-12 बार सुन चुका हूँ विभिन्न चैनलों पर। ये इतना ही बोलते हैं, इसके ना ज्यादा बोलते हैं ना इससे कम बोलते हैं, और ये रटा हुआ है सीक्वेंस में बोले चले जाते हैं, दूसरे सुनते ना एंकर की सुनते ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सुनते, किसी नहीं सुनते, बोले रहते हैं। और इनको केवल ये है कि ये अपने पार्टी के नेता की दिखाना है कि हमने बहुत अच्छी डिबेट करी और हमने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। आप भाई कुछ सकारात्मक भी बात करिए, आप केवल कुछ भी कहने इससे कोई मतलब नहीं है। आप लगातार आप व्यवस्था बनाने की कोशिश करिए, लगातार एक रटा हुआ भाषण कितनी बार सुने भाई, हम थक गए सुनते। आप 10-12 चैनल पे हमारे साथ आए हैं 10-12 बार, और आपने लगातार यही बातें करी, कोई नई बात। चलिए सर, आप समय में इतनी इजाजत दे रहा है मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा, अनुराग भदौरिया जी और अजय उपाध्याय जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पर नेता सोचे, सरकार सोचे, विपक्ष सोचे न सोचे, लेकिन हमें और आपको ये जरूर सोचना है कि जहां जहां हम एहतियात बरत सकते हैं वहां वहां एहतियात बरतें, क्योंकि साधन संपन्न लोग भी इस बीमारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, भगवान की कृपा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो आराम से 10 दिन में 12 दिन में रिकवर कर जा रहे हैं। लेकिन जिनके साथ दिक्कत है, जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, उनके लिए यह दिक्कत हो सकती है। तो हमारा निवेदन आपसे यही है कि आप खुद का ख्याल रखें और खुद जितनी भी गाइडलाइन है उसका स्वयं पालन करें। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।